नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कानपुर दक्षिण में काफी बड़े क्षेत्र में फैला एक बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है बर्रा। बड़े क्षेत्र को देखते हुए इसे कई भागों में बांटा गया है। चमन सिंह यादव अपने परिवार के साथ इसी बर्रा क्षेत्र के बर्रा 5 की LIG कॉलोनी में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी कुसुमा देवी के अलावा एक बेटा था संजीत यादव और एक बेटी रुचि यादव थी। चमन सिंह यादव एक फैक्ट्री में काम करते थे। वह धनवान तो नहीं थे, पर घर में किसी चीज की कमी भी नहीं थी। चमन सिंह यादव मृदुभाषी थे, सो अड़ोसी पड़ोसी सभी से मिलजुल कर रहते थे। चमन सिंह यादव खुद तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई थी। बेटी रुचि यादव DBS कॉलेज गोविंद नगर से BSc करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटी थी, जबकि बेटे संजीत यादव ने BSc नर्सिंग कर रखा था। वह नौबस्ता स्थित धन्वंतरी अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग में बतौर लैब टेक्नीशियन कार्यरत था। उसका काम था मरीजों के खून का नमूना जांच हेतु एकत्र करना था। फिर उसे जांच के लिए पैथोलॉजी लैब ले जाना और जांच रिपोर्ट लाना था। चमन सिंह यादव की बेटी रुचि यादव जॉब की तलाश में थी। चमन सिंह यादव बेटी का ब्याह कर देना चाहते थे। इसमें उनकी पत्नी कुसुमा की भी सहमति थी। इसी कवायद में चमन सिंह यादव को रुचि यादव के लिए राहुल यादव पसंद आ गया। राहुल यादव बर्रा विश्व बैंक कॉलोनी में रहता था। उसके पिता राजेंद्र यादव PAC में तैनात थे। राहुल यादव पसंद आया तो उन्होंने बेटी का रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता तय हुआ तो चमन सिंह यादव बेटी की शादी की तैयारी में जुट गए। उन्होंने बेटी के लिए जेवरात बनवा लिए तथा कैश का भी इंतजाम कर लिया। संजीत यादव का सपना था कि वह अपनी बहन को कार से ससुराल भेजेगा। कार खरीदने के लिए उसने बैंक से 2 लाख का कर्ज भी ले लिया था। रुचि यादव की शादी की तैयारियां चल ही रही थीं कि इसी बीच चमन सिंह यादव को पता चला कि राहुल यादव रुचि यादव के लिए ठीक लड़का नहीं है। चमन सिंह यादव ने अपने स्तर से पता लगाया तो बात सच निकली। इसके बाद उन्होंने पत्नी व बच्चों के साथ इस गंभीर समस्या पर विचार विमर्श किया और रुचि यादव के भविष्य को देखते हुए रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता टूटने से राहुल यादव और उसके घर वाले बौखला गए। राहुल यादव रुचि के पिता व भाई को मनाने में जुट गया, परंतु बात नहीं बनी। हर रोज की तरह 22 जून 2020 को भी संजीत यादव अस्पताल गया, लेकिन जब वह रात 10 बजे तक वापस घर नहीं आया, तब चमन सिंह यादव व उसकी पत्नी कुसुमा को चिंता हुई। दरअसल संजीत यादव रात 9 बजे तक हर हाल में घर आ जाता था। कभी उसे अस्पताल में रुकना होता था या कहीं और जाना होता तो वह अपनी माँ या बहन को फोन करके बता देता था। 10 बज गए थे, ना वह आया था ना ही फोन पर बताया था। ताज्जुब की बात यह थी कि उसका मोबाइल फोन भी बंद था। ज्यों-ज्यों समय बीतता रहा था, चमन सिंह यादव, उनकी पत्नी कुसुमा और बेटी रुचि यादव की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। रुचि ने संजीत के अस्पताल फोन किया तो पता चला वह 7 बजे ही अस्पताल से चला गया था। पैथोलॉजी लैब वह गया ही नहीं था। रुचि ने भाई के दोस्तों जिन्हें वह जानती थी, सबको फोन किया, कोई जानकारी नहीं मिली। माँ, बेटी और पिता रात भर फोन पर फोन करते रहे, लेकिन कहीं से भी संजीत यादव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। सुबह का उजाला फैला तो पूरी कॉलोनी में संजीत यादव के लापता होने की खबर फैल गई। पड़ोसी सांत्वना देने घर पहुंचने लगे। चमन सिंह यादव ने कुछ खास पड़ोसियों से विचार विमर्श किया, फिर बेटी रुचि को साथ लेकर जनता नगर पुलिस चौकी पहुंच गए। उस समय चौकी इंचार्ज राजेश कुमार चौकी पर मौजूद थे। चमन सिंह यादव ने उन्हें एकलौते बेटे संजीत यादव के लापता होने की जानकारी दिया। साथ ही अपहरण की आशंका भी जताई। राजेश कुमार ने चमन सिंह से तहरीर ले लिया, फिर पूछा, तुम्हारी किसी से दुश्मनी या जमीन वगैरह की रंजिश तो नहीं है? संजीत का लेन देन में किसी से झगड़ा फसाद तो नहीं हुआ था?
सर, हम सीधे सादे लोग हैं। हमारी या बेटे संजीत की ना तो किसी से रंजिश है, ना ही लेन देन का झगड़ा है। तुम्हें किसी पर शक है? चौकी प्रभारी राजेश कुमार ने पूछा। हाँ सर, मुझे राहुल यादव पर शक है, चमन सिंह ने बताया। वजह बताओ, राजेश कुमार ने अचकचाकर पूछा। सर, राहुल यादव विश्व बैंक कॉलोनी बर्रा में रहता है। उसके पिता पीएसी में तथा चाचा मैनपुरी में दरोगा है। राहुल के साथ मैंने अपनी बेटी रुचि यादव का विवाह तय किया था, लेकिन कुछ कारणों से हमने रिश्ता तोड़ दिया था। रिश्ता टूटने से राहुल बौखला गया। मुझे शक है कि इसी बौखलाहट में उसने संजीत का अपहरण किया है। ठीक है, तुम जाओ, मैं इस मामले को देखता हूं, कहकर राजेश कुमार ने चमन सिंह यादव को टरका दिया। उन्होंने ना तो गुमशुदगी दर्ज की और ना ही किसी से कोई पूछताछ किया। 24 जून की सुबह 10 बजे चमन सिंह यादव आशंका जताते हुए राहुल के खिलाफ नामजद तहरीर लेकर चौकी पहुंचे। तहरीर पढ़ते ही चौकी प्रभारी राजेश कुमार भड़क उठे। तुम्हारा बेटा गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती करने गया होगा। किसी पर गलत आरोप लगाओगे तो भुगतना पड़ेगा। गलत होने पर मैं तुम्हारे खिलाफ मानहानि का मुकदमा लिख दूंगा। चमन सिंह यादव समझ गए कि यहाँ कोई कार्रवाई संभव नहीं है। अतः वह थाना बर्रा जाकर थाना प्रभारी रंजीत राय से मिले। उन्होंने उन्हें जनता नगर चौकी में दी गई तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज न करने की बात बताई। इस पर वह नाराज होते हुए बोले, हथेली पर सरसों मत उगाओ, तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। थाने से निराशा हाथ लगी तो चमन सिंह यादव डीएसपी गोविंद नगर मनोज कुमार गुप्ता और एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता से मिले और अपनी परेशानी बताई। लेकिन जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों ने भी उसके आंसुओं को नजरअंदाज कर दिया। दरअसल पुलिस यह मान रही थी कि संजीत यादव मौज मस्ती करने कहीं चला गया है। अगर उसका अपहरण हुआ होता तो अब तक फिरौती के लिए फोन आ गया होता। पुलिस की खुमारी तब टूटी जब 29 जून को फिरौती के लिए अपहरणकर्ताओं का फोन आया। उन्होंने संजीत को सही सलामत लौटाने के लिए 30 लाख रुपए मांगे थे। चमन सिंह यादव ने यह बात पुलिस को बताई। पुलिस ने उन्हें रुपयों का इंतजाम करने को कहा। एक साधारण परिवार के लिए 30 लाख रुपए का इंतजाम करना आसान नहीं था, लेकिन सवाल एकलौते बेटे का था। चमन सिंह यादव ने बेटी रुचि यादव की शादी के लिए जो रकम सहेज कर रखी थी, वह और बेटी की शादी के लिए बनवाए गए जेवर बेचकर पैसा एकत्र किया, पर 30 लाख की रकम पूरी नहीं हो पाई। इस पर उन्होंने गांव की जमीन और मकान बेच दिया। पैसा एकत्र हो गया तो चमन सिंह यादव ने यह बात पुलिस को बता दिया। इस बीच अपहरणकर्ताओं के फोन पर फोन आ रहे थे। उनका कहना था कि चाहे जैसे भी हो, 30 लाख रुपए जमा कर लो, बेटा संजीत मिल जाएगा। रुचि हर रोज सारी बात पुलिस को बता रही थी। इस बीच संजीत के अपहरण को 3 हफ्ते बीत गए थे। इसे पुलिस की कमजोरी ही कहा जाएगा कि वह अपहरणकर्ताओं का नंबर तक ट्रेस नहीं कर पाई थी। रकम का इंतजाम हो जाने पर यह बात पुलिस को बता दी गई। इस पर एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता ने अपहरणकर्ताओं को रंगे हाथों पकड़ने के लिए योजना तैयार किया। इसके लिए क्राइम ब्रांच की टीम और सर्विलांस टीम को भी साथ लिया गया। चमन सिंह यादव के परिवार को तो अपहरणकर्ताओं के फोन का इंतजार था ही, पुलिस भी इंतजार कर रही थी। लेकिन अपहरणकर्ताओं का फोन 12 जुलाई को आया। चमन सिंह यादव ने उन्हें बता दिया कि रकम तैयार कर ली गई है। इस पर उन्होंने कहा कि 30 लाख की रकम बैग में भरकर तैयार रखो, जल्दी ही बता दिया जाएगा कि रकम कहां और कैसे देनी है। रुचि ने यह बात भी एसपी अपर्णा गुप्ता को बता दिया। उन्होंने पूरी टीम को सादे कपड़ों में तैयार रहने के लिए अलर्ट कर दिया। लेकिन उस दिन अपहरणकर्ताओं का फोन नहीं आया। उनका फोन 13 जुलाई की दोपहर में आया। अपहरणकर्ताओं ने चमन सिंह यादव से कहा कि शाम 5 बजे रकम का बैग लेकर वह गुजैनी हाईवे के फ्लाईओवर पर पहुंच जाएं। फ्लाईओवर से बैग नीचे फेंकना है। वे लोग पुल के नीचे रहेंगे। रकम मिलते ही संजीत यादव को छोड़ दिया जाएगा।
यह बात भी एसपी अपर्णा गुप्ता को बता दी गई। उन्होंने पुलिस टीम को तैयार रहने का आदेश दे दिया। ठीक 6 बजे पुलिस की 2 गाड़ियां फ्लाईओवर पर पहुंच गईं। एक गाड़ी में पुलिस जवानों के साथ अपर्णा गुप्ता थीं और दूसरी में सहयोगियों के साथ थाना प्रभारी रंजीत राय थे। तभी रकम का बैग लेकर चमन सिंह यादव मोटरसाइकिल से वहां पहुंच गया। मोटरसाइकिल खड़ी करके उसने नीचे झांका। तभी अपहरणकर्ताओं का फोन आ गया कि चंद कदम आगे जाकर बैग नीचे फेंक दो। चमन सिंह ने बैग नीचे फेंक दिया तो अपहरणकर्ताओं का फिर फोन आया। उन्होंने कहा कि थोड़ा आगे जाकर हनुमान मंदिर है, वहीं पहुंचो, संजीत मिल जाएगा। इस बीच पुलिस की निगाहें चमन सिंह यादव पर ही जमी थीं। जैसे ही उसने बैग फेंका, पुलिस अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन नीचे जाने का रास्ता लंबा था। पुलिस के वहां पहुंचने तक अपहरणकर्ता बैग लेकर भाग गए थे। उधर चमन सिंह यादव आंखों में आस समेटे मंदिर पर पहुंचा, लेकिन संजीत यादव वहां नहीं मिला। पुलिस ऑपरेशन पूरी तरह फेल रहा। चमन सिंह यादव का परिवार अवाक रह गया। जैसे तैसे जुटाई 30 लाख की रकम तो गई ही, बेटा भी नहीं मिला। इस पर रुचि यादव पिता के साथ जाकर आईजी मोहित अग्रवाल से मिली। रुचि यादव ने पूरी बात आईजी को बताई। साथ ही संदेह भी व्यक्त किया कि पुलिस अपहरणकर्ताओं से मिली हुई थी। संभव है पैसों का बैग भी पुलिस के ही पास हो सकता है। चमन सिंह यादव और रुचि यादव की शिकायत पर आईजी मोहित अग्रवाल उसी समय थाना बर्रा पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी रंजीत राय से पूछताछ किया। उनकी बातों से संतुष्ट न होने पर उन्होंने रंजीत राय को सस्पेंड करके हरमीत सिंह को थाना प्रभारी नियुक्त कर दिया। इंस्पेक्टर हरमीत सिंह ने क्राइम ब्रांच व सर्विलांस टीम की मदद से जांच प्रारंभ किया। उन्होंने पहले अपहरित संजीत के परिवार वालों से पूछताछ किया, फिर संजीत के मोबाइल नंबर को खंगाला, जिससे पता चला अपहरण वाले दिन यानी 22 जून को संजीत के मोबाइल फोन पर एक नंबर से 5 कॉल आई थीं। 2 बार कॉल करने वाले ने बात की थी और 3 बार संजीत ने उसी नंबर पर बात की थी। रात 7:45 बजे संजीत की उस नंबर पर आखिरी बार बात हुई थी। 8:45 बजे संजीत का मोबाइल और संदिग्ध नंबर के मोबाइल का स्विच्ड ऑफ हो गया था। फिरौती के लिए अलग नंबर प्रयोग किया गया था। उस नंबर से 22 बार कॉल की गई थी। इस जानकारी के बाद पुलिस टीम ने सिम बेचने वाले दुकानदार का पता लगाया तो पता चला उसकी सिम कार्ड की दुकान चकरपुर में है। पुलिस ने उसे उठाकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने 6 सिम कार्ड बेचने की बात कही। सर्विलांस टीम ने सभी मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवानी शुरू किया। साथ ही उन नंबरों को लिसनिंग पर भी लगा दिया। इसके बाद पुलिस ने धन्वंतरी अस्पताल की पैथोलॉजी के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया। उनमें से एक की संदिग्ध नंबर पर बात हुई थी। उस कर्मचारी से सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला वह संदिग्ध नंबर कुलदीप गोस्वामी का था, जो कुछ माह पहले धन्वंतरी अस्पताल में काम करता था। लॉकडाउन में विवाद होने पर उसने नौकरी छोड़ दी थी। कुलदीप गोस्वामी पुलिस की रडार पर आया तो उसकी तलाश शुरू की गई। 23 जुलाई 2020 की सुबह 10 बजे थाना प्रभारी हरमीत सिंह को सूचना मिली कि कुलदीप गोस्वामी अपने साथियों के साथ अंबेडकर नगर के पटेल चौक पर मौजूद है। इस सूचना पर हरमीत सिंह क्राइम ब्रांच की टीम के साथ पटेल चौक पहुंच गए। पुलिस को देखकर एक युवती और 4 युवक भागने लगे, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर युवती सहित 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया और सुरक्षा की दृष्टि से थाना बर्राना ले जाकर सीओ ऑफिस गोविंद नगर ले आए। उनसे पूछताछ की गई तो युवकों ने अपना नाम कुलदीप गोस्वामी, नीलू सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह और रामजी शुक्ला बताया। युवती ने अपना नाम प्रीति शर्मा बताया। पकड़े गए सभी युवक थे। उनकी उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच थी। पकड़े गए युवकों से जब संजीत यादव के अपहरण के संबंध में पूछा गया तो सब ने मौन धारण कर लिया और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इस पर उन्हें तराशा गया। आखिर उन्होंने जुबान खोली और बताया कि संजीत अब इस दुनिया में नहीं है। इन लोगों ने आगे बताया कि अपहरण के 4 दिन बाद उसकी हत्या कर दी थी।
फिर उसके शव को बोरी में भरकर पांडव नदी में फेंक दिया था। यह सुनते ही थाना प्रभारी हरमीत सिंह के होश उड़ गए। उन्होंने सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिया। सूचना पाते ही आईजी मोहित अग्रवाल, एसएसपी दिनेश कुमार पी तथा एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता आ गईं। पुलिस अधिकारियों ने अपहरणकर्ताओं से पूछताछ किया। फिर शव बरामदगी के लिए फ्लड कंपनी बटालियन की 6 बोट तथा 35 गोताखोरों को बुलाकर उन्हें पांडव नदी में उतारा गया। गोताखोरों ने 30 किलोमीटर तक शव को तलाशा, लेकिन शव बरामद नहीं हो सका। इधर अपहरणकर्ताओं की निशानदेही पर पुलिस ने सड़क किनारे झाड़ी में छिपाई गई संजीत की मोटरसाइकिल, अपहरण व हत्या में प्रयुक्त कार में रखा बैग तथा 4 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस अब तक फिरौती के 30 लाख रुपए बरामद नहीं कर पाई थी। इस बाबत अपहरणकर्ताओं से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस के डर से वे नोटों से भरा बैग नहीं ले जा पाए थे। अब सवाल था, जब नोटों से भरा बैग अपहरणकर्ताओं ने नहीं उठाया तो बैग क्या पुलिस ने गायब कर दिया? पुलिस अधिकारियों को डर था कि हत्या की खबर फैलते ही बर्रा क्षेत्र में सनसनी फैल जाएगी। लोग सड़क पर उपद्रव मचाएंगे, नेता आग में घी डालने का काम करेंगे। अतः पुलिस अधिकारियों ने पहले क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किया। फिर रात 11 बजे चमन सिंह यादव के घर जाकर अपहरणकर्ताओं के पकड़े जाने तथा संजीत यादव की हत्या कर शव को पांडव नदी में बहाने की जानकारी दिया। संजीत यादव की हत्या की खबर सुनकर घर में कोहराम मच गया। चमन सिंह यादव, कुसुमा और रुचि यादव चीखने चिल्लाने लगी। उनकी चीख पुकार सुनकर रात के सन्नाटे में मोहल्ले के लोग घरों से निकल आए। देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ चमन सिंह यादव के घर आ पहुंची। हत्या की जानकारी मिलने पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। मां बेटी की चीखों से महिलाएं द्रवित हो उठीं। रुचि यादव पुलिस अधिकारियों के पैर पकड़कर बोली, आप लोग जिंदा तो मेरे भाई को ला नहीं पाए, कम से कम मुर्दा ही ला दो ताकि आखिरी बार उसे राखी बांध सकूं। उसकी इस बात पर पुलिस अधिकारी द्रवित हो गए। उन्होंने रुचि यादव को धैर्य बधाया। 24 जुलाई 2020 की सुबह 11 बजे आईजी मोहित अग्रवाल तथा एसएसपी दिनेश कुमार पी ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता बुलाई और अपहरणकर्ताओं को प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने पेश कर संजीत यादव के अपहरण और हत्या का खुलासा कर दिया। मीडिया के तीखे सवालों के आगे पुलिस अधिकारी बेबस नजर आए। चूंकि अपहरणकर्ताओं ने अपहरण और हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, अतः थाना बर्रा पुलिस ने पहले से दर्ज अपहरण के मामले में राहुल यादव का नाम हटा दिया और उसी क्राइम नंबर पर धारा 364, 302, 201, 120 बी के तहत कुलदीप गोस्वामी, नीलू सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, रामजी शुक्ला तथा प्रीति शर्मा के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर लिया। उन्हें विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच तथा अभियुक्तों के बयानों से पैसे के लिए दोस्ती का कत्ल करने की जो कहानी सामने आई वह कुछ इस प्रकार थी। कानपुर शहर के बर्रा भाग 5 में रहने वाला संजीत यादव नौबस्ता स्थित धन्वंतरी अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग में काम करता था। उसी के साथ कुलदीप गोस्वामी तथा ज्ञानेंद्र सिंह काम करते थे। कुलदीप गोस्वामी का दोस्त नीलू सिंह था, जबकि ज्ञानेंद्र सिंह का दोस्त रामजी शुक्ला था। सभी में खूब पटती थी और सप्ताह में एक बार बियर पार्टी होती थी। दोस्तों के बीच संजीत यादव धनवान होने का बखान करता था। उसने दोस्तों को बताया था कि उसके 2 ट्रक चलते हैं, 2 कार हैं, गांव में जमीन मकान है। नौकरी तो वह समय काटने के लिए करता है। जल्द ही अपनी पैथोलॉजी खोल लेगा। संजीत यादव का दोस्त ज्ञानेंद्र सिंह दबौली में रहता था। उसके पिता श्रीकृष्ण यादव धनाढ्य थे। उसने पिता से अस्पताल खोलने के लिए पूंजी लगाने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था। बीएससी नर्सिंग पास ज्ञानेंद्र सिंह महत्वाकांक्षी था। वह अमीर बनना चाहता था, पर 10-12 हजार की नौकरी से अमीर नहीं बना जा सकता था। यद्यपि वह ठाट बाट से रहता था, कार से आता जाता था। जनवरी 2020 में कुलदीप गोस्वामी और ज्ञानेंद्र सिंह ने धन्वंतरी अस्पताल से नौकरी छोड़ दिया। ज्ञानेंद्र सिंह संविदा पर हैलट अस्पताल में काम करने लगा, जबकि कुलदीप गोस्वामी स्वरूप नगर में डॉक्टर एस के कटियार के यहाँ नौकरी करने लगा।
कुलदीप गोस्वामी सरायमिता पनकी में रहता था। उसके पिता प्रेम गोस्वामी किराए की गाड़ी चलाते थे। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कुलदीप गोस्वामी की दोस्ती सचेंडी के गज्जापुरवा निवासी नीलू सिंह से थी। वह फर्जी काम करता था। उसकी मां की मौत हो चुकी थी और पिता चंद्रप्रकाश सरिया मिल में काम करते थे। 3 भाइयों में वह दूसरे नंबर का था। नीलू सिंह की एक महिला मित्र थी प्रीति शर्मा। वह हनुमान पार्क कौशलपुरी की रहने वाली थी। उसने अपने पति को छोड़ दिया था और पनकी में अपनी मां सिम्मी शर्मा के साथ रहने लगी थी। नीलू सिंह का उसके घर आना जाना था। वह अपनी अवैध कमाई उसी पर खर्च करता था। उसने कुलदीप से भी उसकी दोस्ती करा दी थी। ज्ञानेंद्र सिंह का दोस्त रामजी शुक्ला अंबेडकर नगर गुजैनी में रहता था। वह तेजतर्रार और अपराधी प्रवृत्ति का था। उसके पिता योगेश शुक्ला फैक्ट्री कर्मी थे। छोटा भाई श्यामजी है। दोनों भाइयों को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त था, जिससे क्षेत्र में उनका दबदबा था। ज्ञानेंद्र सिंह ने उससे दबंगई की वजह से ही दोस्ती की थी। ज्ञानेंद्र सिंह को 2 टीवी सीरियल सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल बेहद पसंद थे। इन सीरियलों को देखकर उसने अपहरण कर फिरौती वसूलने की योजना बनाई। इस योजना में उसने कुलदीप गोस्वामी, रामजी शुक्ला, नीलू सिंह व उसकी प्रेमिका प्रीति शर्मा को शामिल किया। प्रीति शर्मा को 3 लाख रुपए देने का लालच दिया गया। एक रोज सब ने सिर से सिर जोड़कर माथापच्ची की तो संजीत यादव के अपहरण और फिरौती की बात तय हुई। क्योंकि उसके बताए अनुसार संजीत यादव धनवान था। योजना के तहत नीलू सिंह ने महिला मित्र प्रीति शर्मा के साथ जाकर 15 जून को रतनलाल नगर में ब्रोकर रविंद्र तिवारी की मार्फत 15,000 रुपया मासिक किराए पर सुनील श्रीवास्तव का मकान ले लिया। मकान किराए पर लेते समय प्रीति शर्मा को उसने अपनी पत्नी बताया था। इस मकान में प्रीति शर्मा अपनी मां सिम्मी शर्मा के साथ रहने लगी। नीलू सिंह ने ही फर्जी आईडी पर 6 सिम और 4 चाइनीज मोबाइल खरीदे और ज्ञानेंद्र सिंह को दे दिए। ज्ञानेंद्र सिंह ने चारों मोबाइल आपस में बांट लिए। ये मोबाइल अपहरण में इस्तेमाल करने के लिए थे। इधर ज्ञानेंद्र सिंह ने संजीत यादव को बेहोश करने के लिए नशे के इंजेक्शन, मुंह पर लगाने के लिए टेप तथा नींद की गोलियां हैलट अस्पताल के सामने मेडिकल स्टोर से खरीद लिया। मेडिकल स्टोर के कर्मचारी ज्ञानेंद्र सिंह को जानते थे, इसलिए उन्होंने डॉक्टर का पर्चा नहीं मांगा। ज्ञानेंद्र सिंह ने इस सामान को बैग में सुरक्षित कर कार में रख लिया। 22 जून की शाम 7:47 पर ज्ञानेंद्र सिंह ने संजीत यादव को फोन करके बताया कि आज उसका जन्मदिन है, पार्टी करने चलते हैं। पार्टी के नाम पर संजीत यादव तैयार हो गया। इसके बाद दोनों का फोन पर संपर्क बना रहा। ज्ञानेंद्र सिंह अपनी फोर्ड फीगो कार लेकर शिवाजी पुलिया नौबस्ता के पास खड़ा हो गया। उस समय कार में ज्ञानेंद्र सिंह के अलावा कुलदीप गोस्वामी, नीलू सिंह तथा रामजी शुक्ला मौजूद थे। कुछ देर बाद संजीत यादव आया तो इन लोगों ने उसे कार में बिठा लिया। कार में ही उन लोगों ने संजीत यादव को शराब पिलाई। उसी में नशीली गोलियां मिला दी गई थीं। बेहोश होने पर ये लोग उसे रतनलाल नगर स्थित किराए वाले मकान पर ले आए। यहाँ प्रीति शर्मा पहले से मौजूद थी। उसी ने दरवाज़ा खोला। कमरे में लाकर इन लोगों ने संजीत यादव के हाथ पैर बांधे, मुंह पर टेप लगाया और नशीला इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद बारी बारी से सब उसकी निगरानी करने लगे। 26 जून की रात 10 बजे खाना खाते वक्त संजीत यादव ने भागने का प्रयास किया और गेट तक पहुंच गया, लेकिन नीलू सिंह ने उसे दबोच लिया। इसके बाद ज्ञानेंद्र सिंह, कुलदीप गोस्वामी व रामजी शुक्ला आ गए। सभी ने मिलकर संजीत यादव का गला घोंट दिया। फिर शव को बोरी में भरकर कार की डिक्की में रखा और सवेरा होने के पहले ही पांडव नदी में फेंक आए। फिर नीलू सिंह को छोड़कर सब अपने अपने घर चले गए। संजीत यादव की हत्या के बाद अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के लिए फोन किया और 30 लाख रुपए की मांग किया। 13 जुलाई को उन्होंने फिरौती की रकम ले भी लिया। अपहरणकर्ताओं ने पुलिस से बचने का भरसक प्रयास किया, लेकिन बच नहीं पाए और पकड़े गए।
इधर संजीत यादव की हत्या की खबर प्रिंट मीडिया में छपी और टीवी चैनलों में दिखाई जाने लगी तो राजनीतिक भूचाल आ गया। सपा, बसपा व कांग्रेस के बड़े नेता प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने लगे तो सीएम योगी तिलमिला उठे। मुख्यमंत्री ने आईजी मोहित अग्रवाल से संजीत यादव प्रकरण की जानकारी जुटाई, साथ ही पुलिस की भूमिका की भी जानकारी लिया। इसके बाद उन्होंने लापरवाह पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने का फरमान जारी कर दिया। एसएसपी दिनेश कुमार पी का भी तबादला झांसी कर दिया गया। शासन के आदेश पर एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता, डीएसपी मनोज कुमार गुप्ता, पूर्व बर्रा थाना प्रभारी रणजीत राय, चौकी प्रभारी राजेश कुमार, दरोगा योगेंद्र सिंह, सिपाही अवधेश भारती, दिशु, विनोद कुमार, सौरभ, मनीष और शिव प्रताप को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन मृतक संजीत यादव की बहन रुचि यादव ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि सस्पेंड पुलिसकर्मियों की लापरवाही से उसके भाई की हत्या हो गई। इसलिए ये पुलिसकर्मी उतने ही दोषी हैं जितने अपहरणकर्ता। उसकी शासन से मांग कि केवल निलंबन से काम नहीं चलेगा, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए। 25 जुलाई 2020 को थाना बर्रा पुलिस ने अभियुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, कुलदीप गोस्वामी, नीलू सिंह, रामजी शुक्ला तथा प्रीति शर्मा को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। कथा संकलन तक पुलिस न तो शव बरामद कर सकी थी और न ही नोटों भरा बैग बरामदगी तथा जांच हेतु पुलिस हेडक्वार्टर से एडीजी वीपी जोगदंड को भेजा गया। उन्होंने जांच शुरू कर दी थी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।